स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग वायरल क्वेश्चन का गणित का पार्ट थर्ड करने वाले हैं और इसमें हम इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर आए हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो पाएगी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी सवाल जो है जैक बोर्ड के द्वारा सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे आज के इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा यदि आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना होगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लेना। या आप अपने सभी वीडियो को देखना चाहते हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा अभी एंड में फोल्डर का एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करने के बाद आप उसको सभी वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि पाई जो है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय होता है, पूर्ण संख्या होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको पता है जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि 36/100 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, आपको बताना है। तो 36/100 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ब्रैकेट है +5 + √5, फिर ब्रैकेट है 5 - √5 किसके बराबर होगा। तो आप अगर मान के चलो ये जो 5 है आपका ए है, ये √5 बी है, तो एक बार प्लस कर रहा है एक बार माइनस कर रहा है, तो किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है ना। तो a² का मतलब आपको 5 का स्क्वायर करना होगा, माइनस √5 का स्क्वायर करना होगा, b² का मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 ही होगा, 25 में से 5 घटा दोगे तो 20 आ जाएगा। तो देखो 20 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा 20। ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 में ना कह रहा है कि 2 पे पावर 2/3 है और 2 पे पावर 1/3 है। सिंपल सा वैल्यू बात है, जब बेस समान होता है, दो दो दोनों का बेस है तो और गुना में हो तो पावर को जोड़ देना है। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ पावर को लिखो, यहाँ पे पावर को जोड़ो। 2 पे पावर 3 है प्लस 2 पे पावर 1/3 है, इन दोनों पावर को जोड़ो। 3 और 3 का एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा, ऊपर में 2 और 1 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर 1 आया। यानी इसका मतलब है कि 2 पे पावर 1 आने वाला है। बात समझ में आ गई। दोनों का बेस था, इसका मतलब होता है कि दो दो का दो को बाकी दोनों पावर को जोड़ना था, तो पावर को जोड़ने पर कितना आया, 1 आया। हमने अलग से जोड़ लिया पावर को। 2 पे पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन एक चर बहुपद है। एक चर वाले बहुपद को बताना है, तो पहचानो इसमें से कौन जो है वो एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे इससे पूछना चाहिए कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है, इस तरह से पूछना चाहिए था। लेकिन छोड़िए, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से क्या होता है, क्या क्वेश्चन में मिस्टेक है, हमें कमेंट कर बताइए। ठीक है, 2 + x² + x में x² का गुणांक, जब कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 2 + x² + x में x² का गुणांक आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो x जिसके बारे में बोलेगा, x² के बारे में बोला तो x² पर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ कौन सा नंबर गुना है, तो 1 गुना में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 हो जाता, 3 रहता तो 3 हो जाता। ठीक है, तो x² का गुणांक के बारे में बताना है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि x = 0 के लिए बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है x = 0 के लिए बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान क्या होगा। तो इसके क्या मान होगा आप बताना है आप सभी को। तो यहाँ पर देखिए करना कुछ भी नहीं, x = 0। ठीक है, तो x = 0 यहाँ पे आप जैसे रखोगे, देखो यहाँ पे 5x - 4x³ + 3, क्यूब नहीं है स्क्वायर है। ठीक है, x = 0 रखोगे तो यहाँ पर 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा तो 0 ही हो जाएगा ना, ये ख़त्म। यहाँ पे 0 रखोगे तो ये भी ख़त्म, बचा कौन आपके पास, सिर्फ 3 बचा। तो जहाँ पे 3 होगा वहीं पे आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो x मल्टीप्लाई में है, x भी मल्टीप्लाई में। यहाँ 0 रखेगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखोगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा कौन, सिर्फ 3 ही ना, तो 3 ही आंसर हो जाएगा। बिना बनाने का आंसर कोशिश कीजिए कि बिना बनाए आप आंसर दे पाओ। उसके बाद देखो कह रहा है कि x + 1 x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड आपको बताना है। तो गुणनखंड कैसे निकालता है, देखिए कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि गुणनखंड है या नहीं है, हाँ या नहीं में देना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है
कि x प्लस वन है ना, x प्लस वन बराबर जीरो करो, x बराबर आ जाएगा -1। -1 का वैल्यू इसमें रखो, अगर जीरो आ गया आंसर तो समझ जाना कि यहाँ पर इसका जो है गुणनखंड है। तो एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 का क्यूब, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर और फिर प्लस -1 और फिर यहाँ पे +1। -1 का जो आप क्यूब करोगे ना, क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, और यहाँ पे करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। ये प्लस माइनस ब्रैकेट हटेगा यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ये देखिए ख़त्म हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस जीरो आ गया, यानी ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड बराबर जीरो हो तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर 3xyz हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बार बार पूछता है एग्जाम में, तो बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 6 है, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में व्यक्त करने पर a b c का मान बताना है। तो देखो यहाँ पर जो अभी 6 है ना बबुआ, इस 6 ऐसे काम नहीं चलेगा। आप जान रहे हो कि ये c का वैल्यू, तो c को इधर लाना होगा, ब्रैकेट के इधर लाना होगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो -2x प्लस 3y अब -6 बराबर को उधर जाएगा -6 बराबर 0। अब हुआ ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में। ठीक है, अब हम यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपको थोड़ा सा ध्यान दिलवा दें। ध्यान देने वाली बात है कि a का वैल्यू हो जाएगा -2, b का वैल्यू हो जाएगा +3 और c का वैल्यू हो जाएगा -6। a का वैल्यू हो जाएगा -2 कहाँ पे भैया, इसमें -2 नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें भी -2 नहीं, ये भी नहीं होगा, बचा ही दोनों ऑप्शन। इसमें देखिए -2, b का वैल्यू कितना है 3 है, बिल्कुल पॉजिटिव है, 3 में है, और सी का वैल्यू -6, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि y बराबर 3x प्लस 5 के लिए कौन सा विकल्प सत्य है। एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब यहाँ पे देखिए y बराबर 3x प्लस 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना बबुआ कि y बराबर 3x प्लस 5 है, तो यहाँ पे हम जैसे मान के चलो कि x का वैल्यू हम पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, रखते चल जाएंगे, रुकेंगे नहीं। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 0 रख दे बबुआ तो क्या होगा पता है आपको, x का वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे 0 रखेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 5 आ गया ना, अभी समझा रहे सिर्फ। x का वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 एक कम 3 और प्लस 5 8 आ जाएगा आंसर। x का वैल्यू आप जैसे ही 2 रखोगे तो 3 दूना 6 और प्लस 5 11 हो जाएगा। x का वैल्यू जैसे मतलब जैसे जैसे आप x का वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे y का वैल्यू निकलता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, क्यों, देखो एक हल तो था नहीं, 2 हल था नहीं, उससे ज़्यादा था, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। देखो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू पुटअप करो, अगर 4 आ गया आंसर तो हो जाएगा। तो भैया x1 रखेंगे, y3 रखेंगे, 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट आंसर करते चले जाना। एक्स अक्ष का समीकरण कब होगा, जब y हमारा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा बाबू। ठीक है, निर्देशांक -2 का भुज क्या है। देखिए भैया भुज का मतलब होता है हथुआ हमारा। ठीक है, भुजा, तो हम लोग हथुआ फैलाते हैं इस तरह से, दाएं बाएं, ऊपर नीचे थोड़ी ना फैलाते हैं, दाएं बाएं फैलाते हैं हथुआ। ठीक है, तो हथुआ फैलाते हैं हम लोग, तो हाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। ठीक है, तो ये जब एक्सिस रहता है ना हमारा, ये वाला एक्सिस जो होता है, तो ये हाथुआ पे देखो फैलाया हुआ है ना, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाता है। तो हम लोग तो एक्स किसको देखेंगे, तो भुज कौन हो गया हमारा, हाथ वाला, हाथ कौन है हमारा एक्स, तो यहाँ पे देखो -2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आकृति में निर्देशांक को कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है। आकृति में ये 3 - 1, ये वाला सवाल आपके एग्जाम में रहेगा, तो 3 - 1 देखिए कौन सा बिंदु है। तो x का वैल्यू बोला 3 ले लो बबुआ। ठीक है, पॉजिटिव में, तो x का वैल्यू हमने ले लिया 3। और y का वैल्यू बोला है -1 ले लो, तो देखो -1 बोला तो नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे है -1, +1 बोलता तो ऊपर जाते, तो -1 बोला तो नीचे जाएंगे, इसके सामने और इसके सामने कौन सा बिंदु आ गया, b आ गया, तो b हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर बोलता कि नहीं +1 लीजिए तो ए आंसर हो जाता, हम ऊपर की तरफ भागते, लेकिन क्या बोला माइनस बोला है तो बी हो जाएगा। तो क्या बोला, आकृति 3 - 1 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित करेगा, 1 2 अनंत, ये कौन सा ऑप्शन दे दिया है, और इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है ना, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख दो ऑप्शन बी। ठीक है बाबू, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है,
दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक दिए गए बिंदु से कितनी? अनंत हो जाएगा बाबू। वाह, एक बिंदु दे देंगे, यहाँ से हम खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, अनंत खींचते जाओ। ठीक है, चलो 54 का संपूरक बताना है भैया। संपूरक का मतलब आप समझते हो, संपूरक का मतलब है कि दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो 54 को किस में जोड़ देंगे कि 180 हो जाएगा बाबू? जोड़ो, 54 को किस में जोड़ेंगे आप? वापस अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो 180 में घटा देना। ठीक है, 54 घटा दो, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 1, 126, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक हो तो कोण का मान क्या होगा? अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। ठीक है, एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। पहला लेते हैं 60 डिग्री। 60 का पूरक कितना हो गया? 30। 60 का पूरक 30, तो बोला पूरक का आधा, पूरक का आधा कितना हो गया? 15। 15 से 30 अधिक है तो 15 से 30 अधिक करेंगे तो 45 होगा। ये है कितना? 60। ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। कह रहा है कि पूरक के आधे से, इसका पूरक क्या होगा बताइए, बोलिएगा। इसका पूरक सर 40 होगा, तो 40 का आधा कितना हुआ? 20। 20 से कितना अधिक है ये? 30। तो 20 से 30 अधिक करके देखते कितना है? 50। आ गया 50। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। आकृति में ए ओ बी एक रेखा है तो एक्स का मान आपको बताना है। ये वाला ध्यान से देखिए, कोई भी रेखा होता है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनता है ना बाबू, वो बनता है 180 डिग्री का। कितने का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे देखो 5x प्लस 4x मिलाकर कितना हुआ? 9x। होना कितना चाहिए? 180। तो 9 दूनी 18, यानी 20 बार में x बराबर कितना आ गया? 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। ए बी क्यू आर बी सी पी आर सी पी सी आर पी क्यू है तो क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है। देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है इस तरह से। ठीक है, दो त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बनाने के बाद एक का नाम दे दीजिए ए बी सी। कह रहा है कि ए बी क्यू आर के बराबर है, तो यहाँ पे क्यू रखो, यहाँ पे आर रखो। और बी सी पी आर के बराबर है, बी सी जो है वो पी आर के बराबर है। और सी आर पी क्यू, सी आर, भाई सी इसमें है तो सी आर कैसे हो जाएगा? ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन में गलत है, ये वाला छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 21 में। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, बी जो है वो 45 स्क्वायर नहीं होगा, 45 डिग्री होगा। तो सी का मान बताना है। तो एक त्रिभुज आपको दे दिया है, कह रहा है कि ई ए है, ई बी है, ई सी है। ए बी और ए सी दोनों बराबर यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन बी 45 है, कौन बी 45 है, तो ई भी तो 45 ही ना होगा, कौन सी भी, तो 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी एफ ए बी दोनों त्रिभुज ए एस ए के कौन से सर्वांग समता के गुण को प्रदर्शित करता है? देखिए त्रिभुज एबीसी में डी एफ में ए बी जो है एफ डी बराबर है। कौन ए कौन डी के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज एस ए एस अभिगृहित से सर्वांगसम होंगे यदि, देखो एक त्रिभुज बनाओ सबसे पहले। कौन त्रिभुज है बाबू? एक है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है आपका डी ई एफ। दो त्रिभुज बन गया। अब आपको बोला है कि ए बी एफ डी के बराबर है। जो ए बी है हमारा वो एफ डी के बराबर है। ठीक है, बराबर कर दिए। अब कह रहा है कि कौन ए कौन डी के बराबर है। ये वाला कौन ये वाला कौन के बराबर है। तो भैया सर्वांगसम तब होगा ना जब दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण बराबर होगी। तो ये वाला भुजा ए सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? डी के। तो ए सी डी ई के बराबर कर दो, ऑप्शन नंबर बी। तब ना दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण बराबर होगा तो सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अगर हम इसको डिटेल में बताने लगे तो आधा घंटा से ऊपर लग सकता है आपको समझाने में। तो आप लोग सिंपल से याद रखना कि यदि ए बी पी और सी क्यू डी दो समांतर रेखाएं हैं तो कोनों ए पी क्यू बी पी क्यू सी क्यू पी और पी क्यू डी के समद्विभाजक बनाते हैं एक आयत। ठीक है, याद रखिएगा। इसका भी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 में डी ई क्रमशः ए बी सी की भुजा ए बी ए सी के मध्य बिंदु हैं। ओ भुजा बी सी पर कोई बिंदु है, ओ ए को मिलाया जाता है। पी क्यू क्रमशः ओ बी और ओ सी के मध्य बिंदु हैं। तो डी ई क्यू पी है क्या? ये भी एक आयत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसको डिटेल्स में जाएंगे। ये सब थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम में जाने का मतलब है बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, जिसको ऑब्जेक्टिव से दूर दूर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये सब थ्योरम होता है। कह रहा है समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी के कोणों का योगफल कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आ रही है।
कह रहा है समांतर चतुर्भुज। देखिए जब कोई समांतर चतुर्भुज होता है ना, तो मान के चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बोल रहा है सी और डी ये कोण और ये कोण आसन कोण कहलाता है। कौन कौन कहलाता है? आसन कोण कहलाता है। तो आसन कोण का जो योगफल होता है वो 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट जल्दी इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, वहाँ जाइए और जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए।